हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 अक्टूबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए की सीमा तय करने का क्या है आधार। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी निट के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा है कि ईडब्ल्यूएस की 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा तय करने का क्या आधार है। इसे तय करने के लिए क्या कोई अध्ययन हुआ है, किस आधार पर 8 लाख की सीमा तय की गई है। कोर्ट ने केंद्र को इस बारे में हलफनामा दाखिल कर ब्यौरा देने को कहा है। कोर्ट ने मामले में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के प्रावधान किए हैं। सरकार ने मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों परीक्षाओं के लिए ऑल इंडिया कोटे में इस वर्ष से ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। नेक्स्ट न्यूज है सीमा पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और नेपाल। भारत और नेपाल सीमा पर समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के सीमा रक्षक बल सीमा पर स्थिति को सामान्य रखने के लिए मिलजुल कर कार्य करेंगे। यह सहमति गुरुवार को भारत के सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक और नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के महानिरीक्षक की नई दिल्ली में हुई बैठक में बनी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक 4 अक्टूबर से चल रही थी। इस बैठक में क्षेत्र में तेजी से बदल रही सुरक्षा की स्थितियों की समीक्षा की गई है। समीक्षा पर हालात सामान्य रखने और तस्करी रोकने के तरीकों पर चर्चा हुई है। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अपराधी गिरोह की गतिविधियों की रोकथाम पर चर्चा हुई है। इन कार्यों के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बैठक में शामिल भारतीय दल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र और नेपाली दल का नेतृत्व एपीएफ के महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज है डेनमार्क के प्रधानमंत्री के दौरे में ग्रीन एनर्जी होगी अहम मुद्दा। कोरोना काल के बाद विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। इस बात के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ दूसरे देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है, लेकिन कोरोना की पहली लहर के बाद किसी देश के प्रमुख की यह पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रेडरिक्सन की द्विपक्षीय वार्ता में ग्रीन एनर्जी का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ के छोटे छोटे देशों के साथ जिस तरह संबंधों को मजबूत बनाना शुरू किया है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री की इस यात्रा को भी उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। 28 दिसंबर 2020 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की अगुवाई में वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें हरित रणनीति साझेदारी यानी कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की घोषणा की गई थी। ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों को नहीं होना होगा क्वारंटाइन। भारत आने वाले ब्रिटेन के यात्रियों के साथ अपनाई गई जैसे को तैसा की नीति ने आखिर अपना रंग दिखा दिया है। ब्रिटेन ने अपने यात्रा नियमों में बदलाव कर 37 देशों के वैक्सीन प्रमाण पत्रों को मान्यता देने का निर्णय लिया है। सोमवार यानी कि 11 अक्टूबर से कोविडशील्ड की दोनों डोज लेकर ब्रिटेन जाने वाले भारतीय यात्रियों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। इस फैसले से दोनों देशों के बीच वैक्सीन प्रमाणन को लेकर पैदा हुई अप्रिय स्थिति खत्म हो गई है। यह जानकारी भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने दी है। नेक्स्ट न्यूज है गर्व से आसमान छू रही भारतीय वायुसेना। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार की रॉयल एयरफोर्स की सहयोगी इकाई के रूप में भारतीय वायुसेना का गठन
किया गया था। अप्रैल 1933 में इसकी पहली ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अस्तित्व में आई थी। 6 अधिकारियों और 19 सिपाहियों के साथ सहायक इकाई के रूप में गठित भारतीय वायुसेना आज 2000 से ज़्यादा सैन्य विमानों के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। हर साल 8 अक्टूबर को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन पर वायुसेना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन विशेष आकर्षण रहता है। टॉप जो 5 वायुसेनाएं हैं उसमें सबसे टॉप पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रूस, फिर है चीन, फिर है भारत और उसके बाद है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। मौद्रिक समीक्षा से ब्याज दरों की भावी दिशा का मिलेगा संकेत। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बढ़ती महंगाई और को देखते हुए यह संकेत दे चुके हैं कि ब्याज दरों में नरमी का मौजूदा दौर अपने अंतिम चरण में है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की जानकारी शुक्रवार को गवर्नर शक्तिकांत दास देंगे। जानकारों का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई गवर्नर भी ब्याज दरों की भावी दिशा का संकेत देंगे। हालांकि जानकारों का एक बड़ा वर्ग यह भी मान रहा है कि इकोनॉमी में सुधार की अभी जो गति है उसके महत्व को देखते हुए केंद्रीय बैंक फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर ही रखना चाहेगा। एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ का कहना था कि आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था में तरलता को सामान्य रखते हुए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यानी कि इन्हीं दरों से बैंक अल्पावधि कर्ज की दरों को निर्धारित करते हैं को स्थिर रखेगा। उनके अनुसार हाल के दिनों में ईंधन की दाम में बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई को लेकर आरबीआई बहुत चिंतित नहीं है। यह भी हो सकता है कि 2 महीने पहले केंद्रीय बैंक ने 5.9% की महंगाई दर का जो लक्ष्य रखा था उसे और घटा दें। एमके शोध एजेंसी का यह भी अनुमान है कि आरबीआई मौजूदा हालात में रेपो रेट में कोई वृद्धि करके सभी संबंधित पक्षों को झटका देने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट है कि दूसरी तिमाही में विकास दर 7.5% रहने का अनुमान। उद्योग संगठन फिक्की ने आर्थिक सर्वे में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2021 में जीडीपी विकास दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान 9.1% का है। हालांकि फिक्की के पूर्व आर्थिक सर्वे में दूसरी तिमाही में 8% की विकास दर का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इस साल जून तक कोरोना के असर की वजह के कारण जुलाई मध्य के बाद आर्थिक गतिविधियां देशव्यापी स्तर पर रफ्तार पकड़ी, जिस वजह से दूसरी तिमाही की विकास दर को थोड़ा कम करना पड़ा है। कोरोना की वजह से पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 4.4% की बढ़ोतरी हुई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 2021 में जीडीपी में 20.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी तरफ फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 8.7% की बढ़ोतरी का अनुमान जाहिर किया है। एजेंसी का अनुमान है कि आगामी वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 10% रहेगा। इस वर्ष मार्च में लगभग सभी उद्योग संगठनों, सरकारी संस्थानों और रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी में 10% से अधिक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, लेकिन इस वर्ष अप्रैल से जून तक कोरोना के प्रकोप की वजह से इस अनुमान दर को घटाना पड़ा है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। तो पहला है इतिहास से छल करने का प्रपंच। शिक्षा और अकेडमिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ के प्रयास किसी से छिपे नहीं रहे हैं। फिर भी पुरातत्व जैसे महत्वपूर्ण और गंभीर क्षेत्र में एजेंडाधारियों का हस्तक्षेप अब भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया है। पुरातात्विक स्थल और वहां से खोजी वस्तुएं न सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धरोहर होती हैं, बल्कि वे मानवीय इतिहास और विभिन्न कालखंडों को ठीक से समझने में भी मदद करती हैं। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए सरकारों से अपेक्षा रहती है कि पुरातत्व स्थलों को अपने गहन पर्यवेक्षण में रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल के पत्तनम में जारी पुरातात्विक उत्खनन एकेडमिक जगत और पुरातात्विदों के बीच चिंता का विषय बन रहा है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पत्तनम में पामा रिसर्च सेंटर नामक एक एनजीओ को उत्खनन की अनुमति दी थी। हैरानी की बात यह है कि पामा टीम के किसी भी सदस्य के पुरातत्व से संबंध न होने के बावजूद उसे किस आधार पर अनुमति दी गई है। पत्तनम के माध्यम से झूठा इतिहास गढ़ने की कवायद 2006 में शुरू हुई थी। एक सरकारी संस्था होने का भ्रम देने वाली केरल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को ASI के उत्खनन की अनुमति दी गई। न सिर्फ इस संस्था की कार्य प्रणाली विवादास्पद बनी, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं के चलते चीन द्वारा पोषित इस स्वपोषित मार्क्सवादी समूह का FCRA लाइसेंस भी राजस्थान सरकार को रद्द करना पड़ा था। एकेडमिक जगत में निरंतर आलोचना के बावजूद एक समूह का उत्खनन को लेकर सभी के साथ कौतूहल बना हुआ है। दरअसल मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट केरल के प्रभावशाली साइरो मालाबार चर्च द्वारा ईसाइयों के 12 देवदूतों में से एक सेंट थॉमस के भारत आगमन रूपी मिथक को ऐतिहासिक प्रामाणिकता देने का प्रयास है, ताकि ईसाइयत को भारतीय मूल का धर्म बताया जा सके और ऐसा विमर्श मतांतरण में सहायक बने। यह योजना यरूशलेम और पत्तनम के बीच किसी भी तरह समुद्री संबंध स्थापित दिखाना चाहती है। मदुरई के निकट किलड़ी उत्खनन में जिन्होंने पुरातत्व स्थल की ऐतिहासिक को आर्य अतिक्रमण सिद्धांत और द्रविड़ विचारधारा के खांचे में झूठ दौरान बैठाने का प्रयास किया, वही पत्तनम में भी सक्रिय रहे। दुराग्रह से प्रेरित इस एकेडमिक छलावे को द्रमुक और कम्युनिस्ट नेताओं का संरक्षण मिला है। किल्ली को भारतीय संस्कृति का हिस्सा न मानने वाले द्रमुक नेता त्यागराजन अभी तमिलनाडु के वित्त मंत्री हैं। भारत पर सभी मत, संप्रदाय और भाषाई लोगों का समान अधिकार है, परंतु एकेडमिक और सामाजिक शोध के नाम पर छल द्वारा दुराग्रह से ग्रस्त एजेंडाधारियों को इतिहास से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एजेंडा से प्रेरित और मानकों के विरुद्ध चले पत्तनम उत्खनन पर रोक अच्छा कदम है। वैसे पामा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है, परंतु आशा करनी चाहिए कि अदालत पामा की कारगुजारियों का संज्ञान लेकर सही निर्णय लेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है दूषित चिंतन से समाज निर्माण संभव नहीं। ये एक सोशल आर्टिकल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आतंक का उफान जो जम्मू कश्मीर में हिंदू और सिख शिक्षकों की पहचान जानकर उन्हें मारा गया है, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ब्रिटेन में रह रहे तंजानिया के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की गुरुवार को घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों और उस जगह पर पड़ने वाले प्रभावों को अपनी कृति के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है जहां विस्थापित अपना नया घर बसाते हैं। स्वीडिश एकेडमी ने कहा है कि यह पुरस्कार गुरनाह द्वारा उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के बारे में स्पष्ट और करुणामय चित्रण को मान्यता है। गुरनाह हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ केंट से उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए हैं और फिलहाल दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्थित अपने घर में रहते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने से संबंधित स्वीडिश एकेडमी का फोन आने के बारे में उन्होंने बताया, मैं बेहद उत्साहित हूं, मैंने यह खबर खुद सुनी है। वर्ष 1948 में जंजीबार में जन्मे गुरनाह एक शरणार्थी के रूप में 1968 में ब्रिटेन पहुंचे थे। वह 10 उपन्यास लिख चुके हैं जिसमें मेमोरी ऑफ डिपार्चर, फिलिग्रिम्स वे, पैराडाइज, बाय द सी और डिजर्सन शामिल हैं। उनकी मूल भाषा स्वाहिली है, लेकिन वह अंग्रेजी में लिखते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह अफ्रीका में जन्मे छठे लेखक हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बाइडेन और चिनफिंग की इसी साल होगी वर्चुअल मीटिंग। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति इसी साल वर्चुअल मीटिंग करेंगे। दोनों देशों के प्रशासन के बीच इस मुलाकात के लिए गुरुवार को सहमति बनी। इससे पहले दोनों राष्ट्रपतियों ने बुधवार को ताइवान के
मसले पर टेलीफोन पर वार्ता की थी और ताइवान को लेकर यथास्थिति कायम रखने पर सहमति जताई थी। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव को कम करने के लिए शीर्ष स्तर पर संवाद बढ़ाने की कोशिश हो रही है। शिखर वार्ता की यह सहमति स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जिएची के बीच बातचीत में बनी है। तो ये आज का यानी 8 अक्टूबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।